यस, ठीक है। अब एक क्रेट है जो यहाँ से स्लाइड करना चालू करती है, जिसका मास है 10 kg। वो स्लाइड होते हुए आती है और जब वो नीचे उतरती है तो उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या सोचते थे कि यार म्यू होगा, एन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रिक्शन के डायरेक्शन में, तो म्यू एन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन फ्रिक्शन डायरेक्शन विल बी योर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ध्यान है, यही करते थे। अरे बोलो। यस सर। पर यहाँ तो म्यू ही गिवन नहीं है कि अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना हो तो क्या करते थे कि पहले म्यू एन से फ्रिक्शन निकालते थे, फिर फ्रिक्शन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालते थे और कहते थे चलो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा तो ये वर्क डन ऐसा कुछ कैलकुलेट हो जाता था। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि यार यहाँ तो ना म्यू गिवन है, दूसरी चीज कि यहाँ तो ये सरफेस भी को टेढ़ी मेढ़ी है, हर जगह नॉर्मल भी सेम नहीं होगा, और ये टेढ़ी मेढ़ी जगह में फ्रिक्शन के पाथ के अलोंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि फ्रिक्शन से होने वाला वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है? पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट है, तो क्या हमको फ्रिक्शन से वर्क डन निकालने के लिए ये पूरे पाथ की लेंथ पता होनी चाहिए या नहीं? यस सर। अब देखो, ना म्यू है ना एस है और नॉर्मल हर जगह वेरिएबल है, तो क्या इस वाले कंसेप्ट से वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो अब और ऑप्शन क्या बचा? तो देखो, ऐसे केस में ऑप्शन बचता है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे? कि यहाँ पे पूरे केस में वर्क डन कौन कौन करेगा? क्या नॉर्मल वर्क डन कर सकती है? क्या नॉर्मल कभी भी तुम्हारा वर्क डन करेगी क्या? नो सर, परपेंडिकुलर है। सर। क्योंकि वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अगर बॉडी सरफेस के अलोंग मूव कर रही है तो वो तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल से होने वाला वर्क डन मेनली क्या होता है? जीरो होता है। तो वर्क डन तो हो गया जीरो। अब बात आती है कि यार नॉर्मल वर्क डन कर नहीं सकता, और कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी। और कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं। अगर नहीं लग रहा तो ये किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या mgh होगा? सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या mgh होगा या नहीं? यस सर। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमको कैलकुलेट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस जीरो। शुरू की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो यहाँ से जो वर्क डन फाइनल आएगा क्या वो हाफ 10, वी फाइनल कितना है 10, माइनस एम जी एच 10 into 10 into 4। ये हाइट बढ़ा दो, ये 6 कर दो, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 500। वो क्या आ रहा है? 600। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा क्या ये -100 जूल होगा? बोलो भाई, कुछ समझ में आया? कि अगर ऐसे फ्रिक्शन के लिए म्यू एन ना दे रखे हो और कुछ वेलोसिटी वगैरह दे रखी हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वगैरह या फिर वर्क डन बाय एनी सच काइंड ऑफ अ फोर्स कैसे निकाली जा सकती है? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। ये कॉपी करना है।
सर किया। बाकी लोग? सर किया। किया 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 किया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक मास सस्पेंडेड है, ठीक है, और ये जो लिफ्ट है या एलिवेटर है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टी टाइम, सेकेंड वर्क डन बाय टेंशन in t time, third net work done by net work done in t time। ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। चलो अब अगर ऐसा है तो क्या करें? वर्क डन फोर्सेस बाय, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? mg इंटू एच। वो एच क्या होगा यहाँ पे? जो हाइट एलिवेटर ऊपर गया होगा, और वो कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? ए से। तो क्या मैं उस हाइट को जो उसने टी टाइम पे कवर करा है उसको ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो टी टाइम में कितनी हाइट ऊपर गई होगी? अरे नहीं आया सर आया। यार, एक तो रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये लगता है कि नहीं आया। देखो मान के चलो ये एलिवेटर यहाँ है, अगर ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो टी टाइम में इसने कुछ हाइट ट्रेवल करी होगी ना। वो हाइट किसके बराबर होगी? क्या वो हाइट ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगी या नहीं? यस सर। होगी। तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो mg लग रहा था कहाँ? नीचे। ये जो हाइट डिस्प्लेस हुई वो हुई कहाँ? ऊपर। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कितना हो गया? माइनस ऑफ mg टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर बाय 2। ये तुम्हारा वर्क डन हो गया। अब अगर ये तुम्हारा वर्क डन हो गया, उसके बाद में वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। अरे लिफ्ट एलिवेट, जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ऊपर टेंशन है और नीचे क्या है? ma। तो क्या टेंशन इज mg प्लस ma? ध्यान आ रहा है कुछ तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट? तो टेंशन किसके बराबर? m g प्लस a। अब अगर टेंशन g प्लस a आ गई तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। टेंशन कितनी है? m g प्लस a। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ए टी स्क्वायर बाय 2। तो ये वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो बताओ, सब लोग बोलो, क्या टेंशन और टेंशन से आने वाले वर्क डन में किसी को डाउट? सॉरी।
बोलो भाई, टेंशन कैसे निकली mg प्लस a, टेंशन से वर्क डन कैसे निकला mg प्लस a टाइम्स ऑफ at स्क्वायर बाय 2 में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव। अब अगला काम है नेटवर्क डन, किसके बराबर आएगा? क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय टेंशन। प्लस वर्क डन बाय टेंशन। तो वर्क डन बाय टेंशन को अगर मैं ओपन करूं तो mg at स्क्वायर बाय 2, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस m a at स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल। तो क्या नेट वर्क डन इज सिंपली m a स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2। अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, जो कि के ई फाइनल या हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस 0 होगी, तो नेट वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। तो देखो 2 से 2 गया, m से m गया, तो v फाइनल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? a स्क्वायर t स्क्वायर। तो v फाइनल किसके बराबर आएगा? क्या ये at के बराबर आएगा? बोलो भाई, होती है ना, यही होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा हो। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, या कुछ लोग मेरी स्पीड को कोप अप नहीं कर पा रहे इसलिए चुप बैठे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज बोल दो, ऐसा अगर तुमको लगता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। अरे है क्या ऐसा कुछ? नो सर। आजकल क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है मेरे को तुम लोगों में, कि तुम लोग पता नहीं सच बताओगे नहीं बताओगे। चलो कॉपी करना है ये। अरे कॉपी करना है ये। Sir, किया। सर किया। किया। का K गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ये कुछ ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन एसएचएम वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ये बोला है कि अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब आगे पीछे घूमे जा रहा है, तो इसमें बोला है कि व्हेन लेंथ ऑफ स्प्रिंग is 4 centimeter shorter than natural length, its speed is root 17 meter per second. Then find maximum speed. ये हमको सॉल्व करना है कि अगर 4 सेंटीमीटर शॉर्टर थी तो उसमें स्पीड कितनी थी? 17 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड हमको फाइंड करनी है, तो कोई बताएगा मुझे मैक्सिमम स्पीड कब होगी? कि ये उसकी नेचुरल लेंथ है शुरू में, फिर वो कहाँ है? कुछ लेंथ शॉर्ट है। कितनी लेंथ शॉर्ट है? 4 सेंटीमीटर। अब अगर 4 सेंटीमीटर लेंथ शॉर्ट है और यहाँ पे इसकी स्पीड अगर रूट 17 मीटर पर सेकेंड है, तो v मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? तुमको सबसे पहला काम तो यही सोचना है। ये तुम्हारा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। कोई बताएगा मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी?
अरे क्या कोई बताने में इच्छुक है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? बोलो। मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे। कि जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो देखो kx फोर्स भी वहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा। कि राइट में जा रहा है, राइट में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही कहीं मीन पोजीशन से आगे जाएगा, तो जा आगे रहा है, kx लगने लग गया पीछे, तो ये रिटार्ड होने लग गया। तो कहीं ना कहीं कहाँ इसकी मैक्सिमम स्पीड रही होगी, जहां तुम्हारा एलोंगेशन कितना हुआ होगा, 0। अब अगर ऐसा निकालना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। क्या मैं नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? तो जब स्प्रिंग शुरू में 4 सेंटीमीटर लेंथ कंप्रेस थी, अब फाइनली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग ने वर्क डन क्या हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर किया होगा या नहीं? बोलो भी। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? कि अगर स्प्रिंग की शुरू में नेचुरल लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम थी और वो 0 सेंटीमीटर तक पहुंच गई, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही ना Yes, sir. होगा। लेकिन ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि के एक्स भी लग रहा है राइट में, और 4 सेंटीमीटर से नेचुरल लेंथ जाने में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट में, तो नेट वर्क डन आएगा कितना? पॉजिटिव। और ये किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक का मास नहीं गिवन क्या, चलो कितना ले ब्लॉक का मास, 2 kg ले लेते हैं। तो ये 2 v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, √17, स्क्वायर कितना होगा, 17। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये टू और ये 2 तो उड़ गया। अब अगर 80 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 v फाइनल स्क्वायर माइनस 34। तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो ये बचा 16 8 128 बाय 1000, 34 आ जाएगा दूसरी साइड और ये बनेगा 2v फाइनल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 128 प्लस 34,000 होल डिवाइडेड बाय 1000, 2v फाइनल स्क्वायर। तो बताओ, आगे कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पर क्या इस कंसेप्ट से v फाइनल आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलो कॉपी करना है। अरे क्या ये तुमको कॉपी करना है? यस सर। ठीक है, यस सर। करो करो करो।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, एक तो क्या होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नॉट? क्या ये पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस? बोलो। अरे क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी के डिस्कशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा था या नहीं? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था। अब अगर पढ़ा था तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम कि फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेट वर्क डन जो होगा, क्या वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होगा? कि अगर फोर्सेस लग ही कंजर्वेटिव रही हैं तो नेट वर्क डन किसके बराबर होगा? किसके बराबर? कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के बराबर। और नेट वर्क डन किसके बराबर होता है? क्या Change in नेट kinetic वर्क energy. डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर ये सेकेंड इक्वेशन और मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो? पॉजिटिव नेगेटिव कंजर्वेटिव वर्क डन ऐड होंगे तो जीरो हो जाएंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये होना चाहिए जीरो। तो अगर मैं इसी को लिख दूं तो क्या u फाइनल प्लस के ई फाइनल इज इक्वल्स टू u इनिशियल प्लस के ई इनिशियल होगा या नहीं? ठीक है, अरे बोलो भाई, ये पार्ट क्लियर है? क्या किया हम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. और फाइनली यूज क्या किया करेंगे हम लोग? ये वाला स्टेटमेंट कि इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है, वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? एनर्जी कंजर्वेशन इज व्हाट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो तो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिकली हमको क्या यूज करना होता है? ये वाली चीज कि हमें पता है कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में ही रहेगी, वो किसी हीट या किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल में ही रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी, लेकिन वो किसी हीट वगैरह की फॉर्म में नहीं जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या रहेगी? हमेशा इक्वल रहेगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से थे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से थे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने तुमको उस दिन भी बताए थे, सिर्फ दो फोर्स पढ़ने हैं। एक कौन सा?
फ्रिक्शन और एक कौन सा, विस्कस फोर्स। ये दोनों फोर्सेस तुमको लेके चलने हैं कैसे, नॉन नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। जिनमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, वो एनर्जी खाएंगे। किस फॉर्म में, कि वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चालू कर देते हैं। तो उन फोर्सेस की प्रेजेंस में तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, वरना हर जगह लगेगा। ठीक है, पर पर चलो ठीक है, इतना काम क्लियर है। यस सर। ठीक, उसके बाद इसको यूज कर लेते हैं एक बार। ये कॉपी करना है क्या, या कर चुके हो, किया नहीं किया, नहीं किया, करो जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी करो, साथ साथ कॉपी करते रहो। अब नेक्स्ट देखो, एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग वाला ही, या तो ब्लॉक का ले लेते हैं एक एग्जांपल, कि ये इंक्लाइंड है, एंगल थीटा है, ये हाइट है, ये 10 मीटर है, ये ब्लॉक है, ये 10 kg है, ये स्लाइड होके आया नीचे, पहुंच गया यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पहुंच गया 10 kg, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो हमें पता है, इस पूरे केस को हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व किया हुआ है, पर हमें दूसरी चीज क्या सोचनी है कि यार यहाँ तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग ही नहीं रहे। क्या फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, नहीं। अगर नहीं तो क्या मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ, कि इनिशियल एनर्जी जो ब्लॉक की थी वही फाइनल एनर्जी होनी चाहिए। इनिशियल एनर्जी कब, जब वो एकदम टॉप पे था, टॉप पे उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस टॉप पे Zero. उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू बॉटम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉटम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो थी 0, अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली होगी, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। अब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी उधर क्या हो जाएगी, तो देखो जब भी तुम mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन में एक बेस लाइन या बेस पॉइंट डिसाइड कर दो, बेस हाइट डिसाइड कर दो। क्या मैं कह सकता हूं कि जिस हाइट पे तुम्हारा इंक्लाइन रखा है वो बेस कहलाया जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस बेस से ही हमेशा हाइट मेजर करके चलनी है। तो इनिशियली वो कितने हाइट पे था, उस बेस से 10 मीटर पे, और फाइनली उस बेस से कितनी हाइट पे है वो, 0 meter. 0। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी क्या, mg इंटू 0। तो देखो m कितना है 10, g कितना है 10, h कितना है 10, इज इक्वल्स टू हाफ m कितना है 10 v स्क्वायर। ये 10 से 10 उड़ गया, v स्क्वायर आया किसके बराबर 200, v आया कितना 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर। इस तरीके से तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन सोच के चलना है। कोई दिक्कत होगी इसके अंदर, No, sir. ठीक है। आप देखो, आज ही हमने वो क्वेश्चन लिया था कि शुरू में इनिशियली जो लेंथ है वो कितनी थी, 7l/8। फाइनली लेंथ कितनी थी, 3l/2। यही थी ना, बोलो भाई, वो क्वेश्चन करा था हम लोगों ने स्प्रिंग में, सर यस। Yes, sir. ये वाला। इसी को सॉल्व करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो देखो, जब ब्लॉक, अच्छा वो तो वर्क डन निकालना था, अब वर्क डन की बजाय काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। कि शुरू में वो नेचुरल लेंथ पे है, फिर उसको कहाँ लेके गए, 7l/8 लेंथ पे लेके गए। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना,
L/8। फाइनली वो कहाँ है? थ्री L/2। तो इलोंगेशन क्या L/2 है। तो देखो, अब अगर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा u इज इक्वल टू 0 से, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। क्या करूं? क्या मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख सकता हूं? अरे कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या? हाफ के L/8 एक्सिस, लाइक x की वैल्यू L/8 है ना शुरू में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के L/2 होल स्क्वायर। कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। चाहे एक्स कंप्रेशन है, एक्स चाहे इलोंगेशन है, हमेशा ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है? कितनी रहेगी? हाफ की एक्स स्क्वायर। 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो, ये कितना हो गया? हाफ के L²/64, दूसरी साइड काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ के L²/4। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो हाफ या तो KL²/128 माइनस KL²/8 आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी? क्या ये 128 एलसीएम आने से KL² माइनस 16 KL², ये हो गया -15 KL² बाय 128 आ रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? बोलो। नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या हुआ है? कोई नेगेटिव में वर्क डन ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, और वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर नहीं है तो यहाँ क्या हुआ है कि कोई एक, समझो एक छोटी सी लाइक कंसेप्चुअल लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अगर इसको L/8 लेंथ से इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा गया, तो ये मैक्सिमम दूसरी साइड कितना जा सकता था? एज पर एनर्जी कंजर्वेशन कितना जा सकता है? बताऊंगा कि, वो भी बता दूंगा कि वो कितना जा रहा है। तो क्या जाएगा? एग्जैक्टली सेम लेंथ जाना चाहिए, कि शुरू में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कंप्रेशन L/8 है, तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो भी 0 होगी। और जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? L/8। पर क्वेश्चन में इलोंगेशन कितना गिवन है? L/2। क्या जितना हो सकता है उससे ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है? अरे बोलो भाई। यस सर। अगर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम किया है या नहीं? यस सर। यस सर। तभी तो L/8 इलोंगेशन की बजाय L/2 इलोंगेशन बन गई। तो एक्सटर्नल फोर्स काम किया है, और एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा वो कहीं ना कहीं एनर्जी को बढ़ा या कम कर सकता है। कि अगर वो बढ़ा भी सकता है तो वो कम भी कर सकता है।
इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं एक्सटर्नल फोर्स लगने लगे तो वहां एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा देना। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगेगा? जब ग्रेविटी लग रही हो, ठीक है, तुम्हारी स्प्रिंग फोर्सेस वगैरह लग रही हो, तो वो सारे क्या है? कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑफ अ सिस्टम है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कह दे कि यार तुमने फोर्स लगाया और ब्लॉक को स्लाइड करवा दिया, तुमने ब्लॉक को फोर्स लगा के स्प्रिंग में इलोंगेशन ला दिया, तो जो फोर्स तुम लोग लगा रहे हो या फिर बाहर से कोई और लगा रहा है, किसी भी वे में कहीं कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, तो उन फोर्सेस के केस में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है। उस केस में फिर क्या लगाएंगे अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते? बोलो, ऐसे केसेस में कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम इस एग्जांपल को ही देखो तो तुम्हें नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फिर भी तुमने अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करी, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक है। वो कंसेप्चुअल मिस्टेक यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में एनर्जी कंजर्वेशन काम नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो मत अप्लाई कर देना। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज लगेगी, वो क्या होगा? तुम्हारा वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम। क्या ये वाला कंसेप्ट इस एग्जांपल से समझ में आ गया कि कब लगाना है और कब नहीं? Yes, sir. ठीक है, कॉपी हो चुका? Yes, sir. ठीक है, चलो। स्लोली डाउन, ठीक है। और एक और ब्लॉक है, ये शुरू में कहा था? इनिशियली एट अ नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। एक है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे ब्लॉक लगाया, शुरू में ये कहाँ है? नेचुरल लेंथ पे ही। लेकिन इसको यहाँ पे लेफ्ट टू फॉल, कि उसे छोड़ दिया गिरने के लिए, तो ये भी नीचे गिर रहा होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन हियर इन अ फर्स्ट क्वेश्चन? या तो दोनों में ही फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन, ये क्वेश्चन बनता है। अब बताओ दोनों में फर्क क्या होगा? बस ये सोचना है, ये सोच, यहाँ पे ये सोच ही काम करेगी कि दोनों में फर्क क्या होगा। एक में तुम उसको धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हो और एक में तुमने उसको छोड़ दिया कि गिर जा, तो दोनों में इलोंगेशन फर्क होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, और उसको फिर कैसे सोचेंगे वाली बात आती है। तो बताओ, पहले तो ये बताओ, दोनों में इलोंगेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्यों? पहले केस में क्या होगा? सिर्फ पहला केस बताओ, जब उसको धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हैं, वो धीरे धीरे लेके जाने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना। एक्सटर्नल फोर्स लगाना, उसके अलावा और सोचो। देखो उसका मतलब और क्या है कि तुमने उस ब्लॉक पे देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। शुरू में नेचुरल लाइन पे स्प्रिंग फोर्स लग नहीं रहा, लेकिन उसको धीरे से नीचे ले जाने के लिए क्या तुमको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है तो कितना लगाना है?
स्लोली ले जाने का मतलब है उसका नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए 0। नेट एक्सेलरेशन 0 है मतलब जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स तुमने ऊपर लगाया हुआ है शुरू में, ठीक है। फिर तुम नीचे ले गए तो इलोंगेशन आया। अब अगर वो इलोंगेशन आया तो स्प्रिंग ने ऊपर की तरफ एक kx फोर्स लगाया। अब अगर स्प्रिंग ने kx एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो जो फोर्स एक्सटर्नली तुम लोग लगा रहे थे क्या वो सेम लगाना पड़ेगा या वो कम होता चला जाएगा? होगा। कम होगा क्योंकि mg नीचे लग रहा है, kx अब ऊपर लग रहा है, और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है kx वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो उसका नेट एक्सेलरेशन 0 रखने के लिए, नेट फोर्स 0 रखने के लिए जो फोर्स ऊपर की तरफ तुमको लगाना पड़ रहा है वो धीरे धीरे कम करते जाना पड़ रहा है। अब अगर धीरे धीरे कम करते जाना पड़ रहा है तो किसी एक स्टेज पे जब नीचे लगने वाला mg वो kx के बराबर ही हो गया तो क्या तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलो भाई, तुम उसको नीचे लाते जा रहे हो धीरे धीरे, किसी एक स्टेज पे mg किसके बराबर हो गया? kx के। तो उसके बाद तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा? नो नो सर। सर। नहीं लगाना पड़ेगा। और अभी ऊपर से नीचे तक, यहां तक क्या एक्सेलरेशन काम कर रहा था या नहीं? जब तुम ऊपर से नीचे तक इसको स्लोली लेके आ रहे हो वो F फोर्स ऊपर लगाते हुए, तो वो एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं? नो। नहीं हो रहा। तो क्या उसकी वेलोसिटी हर टाइम ही ऑलमोस्ट 0 है? तो यस जिस सर। स्टेज पे नीचे mg ऊपर kx के बराबर हो गया वहां पे नेट फोर्स तो 0 है, तुमको कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ी और उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो क्या वो ब्लॉक वहीं रुक जाएगा जहां पे mg kx के बराबर होगा? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक आएगा नीचे कहीं और वहां पे mg होगा नीचे, kx होगा ऊपर, और ब्लॉक यहाँ रुक जाएगा। तो mg किसके बराबर आएगा? kx के, और x किसके बराबर आ जाएगा? mg बाय k के। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, तुमने उसको छोड़ दिया तो नीचे mg है, ठीक है, और जब इलोंगेशन आएगा तो ऊपर kx भी होगा। तो शुरू में mg ज्यादा kx कम, तो क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा नीचे की तरफ? जब तुमने कोई फोर्स यस नहीं सर। लगाया होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन कर यस रहा सर। है। अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो किसी एक स्टेज पे mg kx के बराबर हो गया, तो यहाँ नेट फोर्स तो 0 हो गया, पर वो जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तो उसका एक्सेलरेटेड मोशन था। तो क्या इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी क्या, या वेलोसिटी नॉन जीरो होगी? ऑन जीरो। नॉन जीरो कहाँ? नीचे की तरफ। तो इस नॉन जीरो वेलोसिटी के होते हुए क्या ये जब mg के x के बराबर बैलेंस हुआ वहां रुक जाएगा या और नीचे जाएगा? और नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा। तो क्या यहाँ पे एलोंगेशन ज्यादा होगा? और ये मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा कि जहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? हाँ, सर। जहां वेलोसिटी 0 हो गई उससे ज्यादा नीचे जा सकता है क्या? नो सर। नहीं जाएगा। तो क्या ये वाली जो टोटल लेंथ है क्या ये एलोंगेशन स्प्रिंग होगा? यस सर। होगा। अब बात आती है ये कैसे निकाले, तो देखो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। और क्या मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तुमको बोला था कोई एक बेसलाइन डिसाइड करो? वो बेसलाइन कहाँ है? बॉटम मोस्ट लाइन यही है तुम्हारे क्वेश्चन की। तो इस बॉटम मोस्ट लाइन पे h कितना होगा? 0। माना ये स्प्रिंग में इलोंगेशन है x, तो क्या जो इनिशियली h था वो x के बराबर होगा? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी 0, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mg h इनिशियल, और स्प्रिंग में एलोंगेशन अगर 0 था तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। फाइनली
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी 0। क्या वो पोटेंशियल एनर्जी mgh फाइनल होगी? प्लस अब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो भाई ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? यस सर। ओके तो देखो m कितना है नहीं गिवन है, चलो 10 kg ले लेते हैं। 10 kg मास है, k तुमको 20 न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो देखो m 10 kg, g 10 kg। क्या ये जो h है x के बराबर है? इज इक्वल्स टू h फाइनल कितना है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। क्या ये सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर बचा? तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो क्या x इज इक्वल्स टू 10 मीटर आएगा। और अगर पहले वाले को सॉल्व करो तो mg कितना है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, ये आ रहा है 5 मीटर। दोनों का कंसेप्ट कुछ कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है चलो, तुम्हारे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ। तुम लोग ये